हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जसलीन कौर, आपकी एजुकेटर ऑफ बिजनेस स्टडीज, वेलकम करती हूँ आप सभी का इस चैनल पर। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए, अब आप जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी जब बहुत सारे मेंबर्स या बहुत सारे लोग मिल के कोई बिजनेस रन करते हैं, मतलब कि वो जो सोल प्रोप्राइटर में भी पॉसिबल नहीं है, पार्टनरशिप में भी पॉसिबल नहीं है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी पॉसिबल नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी पॉसिबल नहीं है। जब बहुत सारे मेंबर्स मिलके, बहुत सारे मतलब कि मोर देन 200, लाइक यहाँ पे भी दो तरीके की कंपनी होती है, लाइक प्राइवेट कंपनी भी होती है और पब्लिक कंपनी भी होती है। प्राइवेट कंपनी में जो होते हैं उसमें लिमिटेशन होती है मेंबर्स की, वो होता है 200, एंड जो पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं। तो जब बहुत सारे मेंबर्स मिलके कोई कंपनी रन कर रहे हैं, कोई बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, तो वो आ जाता है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी में। तो कंपनी की बेटा एक अपनी पहचान होती है, मतलब कंपनी अपने ही नाम से कुछ एसेट्स परचेज कर सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लाइक कोई लोन ले सकती है। मतलब कंपनी अपने ही नाम पे एसेट्स ले सकती है और लायबिलिटीज इनकर कर सकती है। कंपनी के बेटा, अब कंपनी क्या होगी? कंपनी की एक अलग पहचान होगी, तो वो क्या हो गया? एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है कंपनी। क्यों? क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन होता है। किसमें रजिस्ट्रेशन होता है? कंपनीज एक्ट 2013 में उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तो वो एक एज एन आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है उसे। तो आर्टिफिशियल पर्सन बन गई। अब जब वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी, तो अब कंपनी क्या करेगी उसमें? अब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद अपने सिग्नेचर तो करेगी नहीं, इसलिए कंपनी की क्या बनाई जाती है? कॉमन सील बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं कंपनी का सिग्नेचर या कंपनी का स्टैम्प भी बोलते हैं। जबकि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में जाए या कुछ, तो वो अपना एक स्टैंप लगा, मतलब ये कंपनी खुद नहीं लगाती, ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी रन करते हैं, जो कंपनी रन करते हैं, जैसे कि जो कंपनी को मैनेज करते हैं। रन तो देखो, ओनरशिप, ओनर्स यहाँ क्या होते हैं? नॉर्मल हमारे जैसे पब्लिक ही होती है जो ओनर होती है उस कंपनी की, लेकिन मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं जो उस कंपनी को रन करते हैं, मैनेज करते हैं, यानी कि चलाते हैं। आइए देखते हैं क्या होती है कंपनी। A joint stock company is created when group of individuals come together, contribute capital and agree to carry on a business on the objective of earning profit. एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जरूरी नहीं है कि मैंने बात की कि बहुत सारे लोग ही आए एक कंपनी रन करने के लिए। कंपनी रन करने के लिए भी आपको मिनिमम 2 मेंबर्स ही चाहिए, मतलब वो कम लोग भी हो सकते हैं, मतलब मिनिमम 2 होने चाहिए। लेकिन कंपनी मोस्टली बहुत सारे लोगों से ही रन होती है। मतलब कंपनी में भी अलग अलग फॉर्म होती है, लाइक आपको स्मॉल स्केल बिजनेस करना है कि लार्ज स्केल बिजनेस करना है, वो डिपेंड करता है आप किस टाइप की कंपनी फॉर्म कर रहे हो। Instead of one or few owners, the ownership is spread across many people through shares. यहाँ पे क्या होता है? ओनरशिप जो है वो पब्लिक के हैंड्स में होती है, लाइक ये इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ जो ओनर्स होती है, जो नॉर्मल, क्योंकि पब्लिक कंपनी क्या करती है? जो अपनी कैपिटल लेती है वो पब्लिक से ही लेती है, तो यहाँ पे ओनरशिप भी किसकी होती है? पब्लिक की होती है। क्यों? क्योंकि उनको कंपनी के शेयर्स बेचे जाते हैं, वही शेयर्स वो परचेज करते हैं। इसी तरीके से कंपनी में कैपिटल आती है। Each shareholders become a part owner of the company to the extent of the shares held, but the company itself is treated as a separate legal person in the eyes of law. शेयर होल्डर ने जितने शेयर्स लिए हैं वहां तक वो ओनर, उसी मतलब एक पार्ट ओनर कहलाता है। सपोज किसी पर्सन ने 1000 शेयर्स लिए हैं, तो वो कितने का ओनर हो जाएगा? वो 1000 शेयर्स का ओनर हो जाएगा उस कंपनी का। किसी ने 5000 लिए हैं, तो उस वो कितने का हो जाएगा? वो 5000 शेयर्स का ओनर हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी, जितने जिसके पास शेयर्स हैं। This means the company can own property,
enter into contract and sue and be sued in its own name। कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, वो मेंबर्स अलग है, यहाँ पे कंपनी अलग होती है, इसीलिए ये क्या कर सकती है? अपनी एसेट्स खुद खरीद सकती है, खुद। This means the company can own property, enter into contract and sue and be sued in its own name। Sue and sued क्या होता है? मतलब कि कंपनी भी किसी पे केस कर सकती है और कोई कंपनी के पे भी केस कर सकता है। शेयर होल्डर्स इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको हम बीओडी बोलते हैं, हु एक्सरसाइजेस डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। यहाँ जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी में कैपिटल लगाते हैं, वो क्या करते हैं? अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपनी कंपनी चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, जिसको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है, जो कंपनी को मैनेज करते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं। आइए इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 क्या कह रहा है? अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी formed and registered under the Companies Act 2013। ये क्या है? एक लीगल एंटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसकी एक रजिस्ट्रेशन होती है, तो इसकी अपनी एक अलग पहचान बन जाती है। एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, रजिस्ट्रेशन होती है, एंड हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स। यहाँ मेंबर्स अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है। मतलब जैसे सोल प्रोप्राइटर में आपने पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटर में क्या था? बिजनेस जिसका है वही सब कुछ लायबल है, लाइक उसी के एसेट्स हैं, उसी की लायबिलिटीज। बस कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनी के केस में क्या होता है? मेंबर्स अलग हैं, कंपनी की पहचान अपनी अलग है, उसकी एक अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट क्या है इसकी डेफिनेशन? अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज वॉलेंटरली एसोसिएशन ऑफ पर्संस। मतलब कोई जोर जबरदस्ती से नहीं लाके कंपनी बनाई जाती है। जो पर्संस खुद चाहते हैं बिजनेस करना, वो खुद वॉलेंटरी एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस होती है, एक ग्रुप बनाते हैं, जिसमें कि कंपनी की क्या होती है? एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है विद कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। मतलब जो कैपिटल कंपनी में लगी है वो किसी 1% या 2% की तो हो नहीं सकती। यहाँ पे जितनी कैपिटल लगी है, मतलब सब शेयर्स परचेज करते हैं कंपनी के। जब शेयर्स परचेज करोगे तो आप क्या करोगे? कंपनी को पैसा दोगे। तो वही जो छोटे छोटे शेयर्स सब में डिवाइडेड रहते हैं, जो छोटे छोटे शेयर्स, छोटी छोटी अमाउंट के शेयर्स जो सब परचेज करते हैं, वहीं से कंपनी को क्या जाता है? कैपिटल जाती है। एंड कैरिंग ऑन द बिजनेस विद लिमिटेड लायबिलिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे कंपनी के केस में लायबिलिटी क्या रहती है? लिमिटेड रहती है। क्यों? क्योंकि कंपनी की एक अपनी एक पहचान है। अब मेंबर्स या कंपनी ने अगर लोन लिया है अपने नेम पे बैंक से, तो कंपनी ही चुकाएगी। यहाँ मेंबर्स की खाली उतना है, मेंबर्स के मतलब पर्सनल एसेट्स तक बात नहीं जाएगी। मेंबर्स वहीं तक लायबल है जितने तक के उन्होंने शेयर्स लिए हुए हैं। एंड परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब किसी की डेथ हो जाए, कोई रिटायर हो जाए, मतलब मेंबर्स आते जाते रहें, लेकिन कंपनी कभी बंद नहीं होगी। कंपनी फॉरएवर चलती रहती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब फीचर्स की ओर। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहला फीचर क्या है, जो अभी हमने डेफिनेशन और ऊपर मीनिंग में पढ़ चुके हैं, दैट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कौन बनाता है इसे? लॉ बनाता है, मतलब कि इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब ये दिखती नहीं है कंपनी कैसी है, वो खाली पेपर में ही है कि ये कंपनी है, लाइक अ ह्यूमन बीइंग, बट इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। लेकिन इसको माना जाता है कि ये एक पर्सन की तरह एक्ट करती है। कैसे पर्सन की तरह एक्ट करती है? क्योंकि ये अपनी कोई अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, अपने नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, और जो भी लायबिलिटीज हैं, जैसे कोई लोन वगैरह लेना है, कोई फंड्स लेने हैं, वो अपने नाम पे ले सकती है। तो मतलब एक्ट एज अ पर्सन करती है, लेकिन असली में वो पर्सन नहीं है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। जब उसका रजिस्ट्रेशन ही हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो क्या हो गई? शेयर होल्डर्स से अलग हो गई, उसकी अपनी एक पहचान हो गई।
A company has separate legal identities distinct from its shareholders. उसकी अपनी पहचान है, shareholders के नाम से नहीं जानी जाती कंपनी. This means the company and its owners are different. कंपनी अलग है, उसके owners different है. मतलब दोनों एक ही नहीं है. जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा था कि बिजनेस जिसका है और जो ओनर है वो दोनों एक ही माने जाते हैं. कंपनी के केस में जस्ट ऑपोजिट है, दोनों अलग अलग हैं. The company can own assets and incur liabilities independently and shareholders are not the owners of company's property. अब कंपनी ने सपोज कोई बिल्डिंग ली अपने नाम पे, अब वो जो बिल्डिंग है वो कंपनी की होगी, ना कि उसमें शेयर होल्डर्स का कोई हक नहीं है. शेयर होल्डर्स के नाम पे वो बिल्डिंग नहीं, कंपनी अपने नाम पे बिल्डिंग लेगी तो वो कंपनी के एसेट में ही आएगा, शेयर होल्डर्स का उसमें कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा. चलिए नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी. लायबिलिटी यहां पे क्या होती है? द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर्स. इसका मतलब क्या है? सपोज यहाँ पे किसी ने 1000 शेयर्स लिए एट द रेट ऑफ 10 ईच. ठीक है, अब उसने क्या किया? 1000 शेयर में से उसने 700 शेयर्स की पेमेंट कर दी थी. तो मतलब उसने तो उसने 7000 दे दिया. नेक्स्ट उसके रिमेनिंग शेयर्स जो ये हैं, ये क्या हैं? रिमेनिंग शेयर्स 300 उसके शेयर्स जो हैं रिमेनिंग है, मतलब कि 3000 जो अमाउंट है वो किस में आएगा? अनपेड ऑन द शेयर्स. मतलब कि वो 7000 तो ऑलरेडी दे चुका है ना, 10,000 के उसने शेयर्स खरीदे थे, उसमें से वो 7000 दे चुका है कंपनी को. तो कहां तक लायबल है? इसी 10,000 तक ही वो उसकी लायबिलिटी इसी एक्सटेंट तक है. मतलब कि 7000 वो दे चुका है एंड 3000 जो बाकी है, मींस 3000 इज अनपेड. तो उसकी जो लायबिलिटी है खाली 10,000 ही है उस कंपनी में. If the company suffers losses or become insolvent, if suppose कंपनी को लॉस हो जाता है या कंपनी का दिवाला निकल जाता है, तो शेयर होल्डर्स आर नॉट पर्सनली लायबल बियॉन्ड देयर इन्वेस्टमेंट विच प्रोटेक्ट्स देयर पर्सनल एसेट्स. इसीलिए ज्यादा लोग जो हैं शेयर्स खरीदते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके पर्सनल एसेट्स तक बात नहीं आएगी. वो जितने उन्होंने शेयर्स लिए हैं अगर जाएंगे भी तो खाली उनके उतना ही अमाउंट ऑफ शेयर का ही नुकसान होगा. क्यों? क्योंकि वो उतने के ही लायबल हैं. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्या है? परपीचुअल सक्सेशन. परपीचुअल सक्सेशन का मतलब कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस. कंपनी फॉरएवर चलती रहती है. मेंबर्स आए, मेंबर्स जाएं, मेंबर अपना शेयर बेचे, किसी और को ट्रांसफर करे, जो पर कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इट्स लाइफ इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ. किसी की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए कोई, या और विड्रॉल ऑफ इट्स मेंबर्स, या कोई मेंबर छोड़ के चला जाए. द कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अंटिल इट इज लीगली डिसॉल्व्ड. मतलब इसको डिसॉल्व करने के लिए भी, जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए भी प्रोसेस है लंबा कंपनी का, वैसे इसको डिसॉल्व करने के लिए भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़ती है. ऐसी हम कंपनी को डिसॉल्व नहीं कर सकते. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. मतलब कि कंपनी के केस में शेयर्स बहुत ही इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं. मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं. ये फ्लेक्सिबिलिटी है कंपनी में. द शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. मतलब जितने सपोज किसी ने 1000 के शेयर्स लिए हैं, अगर उसको ट्रांसफर करने किसी और को बेच देगा, वो निकल जाएगा अपने कंपनी से. उसका मन नहीं आगे कंटिन्यू करेगा, किसी और को बेच के शेयर्स निकल जाएगा. This provide liquidity and flexibility to investors, especially in public companies where shares are traded on stock exchange. मतलब ये जो है ये पब्लिक कंपनी में पॉसिबल है, ना कि प्राइवेट कंपनी में ये चीज पॉसिबल नहीं है. वहां पे आप नहीं कर सकते हो, लेकिन पब्लिक कंपनी में अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, आप जब चाहो उन्हें बेच के निकल सकते हो. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज कॉमन सील. कंपनी का क्या होता है? अपना एक सिग्नेचर होता है, अपनी एक स्टैंप होती है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगाते हैं. द कॉमन सील एक्ट्स एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी.
It is affixed or important documents to give them legal validity. मतलब जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कंपनी, वहां पे क्या लगेगी, एक कंपनी की स्टाम्प लग जाएगी, जो कि कौन लगाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगाते हैं। लेकिन आजकल क्या है, अंडर द मॉडर्न लॉज इसको ऑप्शनल कर दिया गया, मतलब एक कंपल्शन नहीं है कि आपको वो स्टैम्प कंपनी की लगानी है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी सिग्नेचर कर देते हैं तो वो आजकल वो भी वैलिड है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी के केस में क्या होता है, ओनरशिप किसके हाथ में होती है, ओनरशिप होती है शेयर होल्डर्स के हाथ में, जिन्होंने कैपिटल लगाई है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं कंपनी में, तो मैनेजमेंट करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सब थोड़ी मैनेज कर पाएंगे। तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। किसको इलेक्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, जो कि कंपनी को चलाते हैं। इन जॉइंट स्टॉक कंपनी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, जिन्होंने कैपिटल लगाई है। शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, और जो वाइल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड टू मैनेज इट्स डे टू डे ऑपरेशंस। डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जो कि डे टू डे ऑपरेशंस, मतलब जो कंपनी को चलाने का, कंपनी को मैनेज कैसे करना है, जो कंपनी में कोई जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं उनको कैसे चलाना है, वो कौन, किसका काम होता है, डायरेक्टर्स का काम होता है। दिस लीड्स टू प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इसलिए मैनेजमेंट कंपनी में बहुत ही अच्छा रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, किस पे, इसके मेरिट्स पे। अब आपने फीचर्स पढ़ लिए हैं, अब आपको मेरिट्स खुद बनाने चाहिए। कंपनी के क्या क्या फायदे हैं, हमने उसके सारे फीचर्स पढ़ लिए। अब देखो, सबसे पहला फायदा क्या है, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हम कंपनी को सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप से कंपेयर करते हैं, तो इसका कंपनी के पास क्या होता है, बहुत सारा पैसा होता है। कैसे, क्योंकि कंपनी खुद अपना पैसा तो लगाती नहीं, कंपनी पैसा किससे लेती है, जनरल पब्लिक से लेती है, शेयर्स इशू करके। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द एबिलिटी टू रेज ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। बहुत सारा पैसा वो रेज करती है पब्लिक में शेयर्स बेच के। The capital of the company is divided into shares which can be purchased by the large number of people. जो कंपनी की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या करती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जो छोटे छोटे पार्ट्स है उनको हम बोलते हैं शेयर्स, और जो जनरल पब्लिक है ये क्या करती है, ये शेयर्स को परचेज कर लेती है, और ये पैसा कहाँ जाता है, कंपनी के पास जाता है। Public company can also invite general public to subscribe their shares and debentures. Due to this, the company can collect sufficient funds for expansion, research and large-scale operations. इसलिए कंपनी को ग्रो करने में, कंपनी को एक्सपैंड करने में दिक्कत नहीं आती। अगर किसी लार्ज स्केल में भी उसको काम करना है तो वो कर लेती। क्यों, क्योंकि उसको फंड्स की कमी वहां पे नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे इसका सेकंड मेरिट क्या है, इट्स लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड। कितने तक लिमिटेड होती है, जो अभी हमने बात की थी, अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। जो पैसा उसने दे दिया वो तो दे दिया, वो तो चला गया कंपनी को, और बाकी जो अमाउंट उसका बचा है, जो उसने शेयर्स का अमाउंट अभी नहीं पे किया है, वो उतने तक ही लायबल होता है। If the company suffers losses or become insolvent, अगर कंपनी लॉस सफर करे, सपोज कंपनी ने लोन लिया बैंक से, अब कंपनी नहीं पे कर पा रही है, सपोज कंपनी के एसेट्स भी बिक गए, कंपनी के क्या कहते हैं, जो भी एसेट्स उसके थे, कंपनी का जो स्टॉक था, सारा कुछ बिक गया। अब बात किस पे आ रही है यहाँ पे, उसके बाद जो शेयर होल्डर की कैपिटल है, वो शेयर जितने का उसने शेयर लिया है उतने तक ही वो लायबल है। अब उसके पर्सनल एसेट्स पे बात नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि कंपनी के केस में मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स परचेज बाय देम। If the company suffer losses or become insolvent, shareholders are not personally responsible for the debts of the company. उनके पर्सनल एसेट्स पे बात नहीं आती। Their personal assets remain safe. This feature encourage more people to invest in companies without fear of losing personal assets. ये क्या है, एक मोटिवेशन भी है लोगों को इन्वेस्ट कराने में कंपनीज में। क्यों, क्योंकि लोगों को पता है कि हमारा जितना हमने पैसा लगाया है, अगर इन केस कंपनी लॉस में जाती है तो हमारा खाली उतना ही पैसा डूबेगा, हमारे पर्सनल एसेट्स नहीं जाएंगे। और यस, अगर प्रॉफिट होगा तो उनके वो प्रॉफिट भी उन्हें ही मिलेगा। चलिए
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी। यही बात अभी हमने मेरिट्स में भी फीचर्स में की थी कि उसका एक अपनी एक पहचान है। द जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज द सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर, मतलब सेपरेट है वो, ओनर से डिफरेंट है, ओनर्स अलग है, कंपनी अलग है। इट इज कंसिडर्ड एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इसका रजिस्ट्रेशन होता है तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसको लॉ ने बनाया है। द कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, या कंपनी क्या क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है अपने नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, बैंक अकाउंट्स खोल सकती है, और केस भी कर सकती है किसी पे अपने नाम पे, और कोई कंपनी पे भी केस कर सकता है। अब कंपनी में कोई केस करेगा तो कंपनी के नाम पे करेगा, वहां पे शेयर होल्डर्स का कोई लेना देना नहीं है। The shareholders are separate from the company. क्यों? क्योंकि वो शेयर होल्डर्स जो हैं कंपनी से अलग है। Which provides stability and legal protection. किसकी प्रोटेक्शन, शेयर होल्डर्स की। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज परपीचुअल सक्सेशन। अभी हमने यही बात की थी परपीचुअल सक्सेशन की फीचर्स में भी, कि कंपनी को मतलब नहीं होता किसी की डेथ हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, इनसैनिटी हो जाए, कोई रिटायर हो जाए, कंपनी को कोई मतलब नहीं होता है। कंपनी जैसे लीगली फॉर्म होती है वो डिसॉल्व भी लीगली ही होगी। परपीचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी चलती रहेगी फॉर एवर एंड एवर। द एग्जिस्टेंस, इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये सब जो रीजंस है इन सब से कंपनी अफेक्ट नहीं होगी। कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट अंटिल इट इज लीगली डिसॉल्व्ड। इसको डिसॉल्व करना है तो उसको लीगली ही डिसॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि इसको बनाया गया था लीगल फॉर्मेलिटीज से, इसको डिसॉल्व भी वैसे ही करना पड़ेगा। शेयर्स में चेंज हैंड्स बट द लाइफ ऑफ द कंपनी रिमेन्स अनअफेक्टेड। मतलब आज सपोज मेरे हाथ में है शेयर्स, कल मैं किसी और को बेच दूं तो वो उसके हाथ में चले गए, यही मतलब है शेयर्स में चेंज हैंड्स। मतलब शेयर, एक बंदा शेयर बेच के निकल गया, दूसरे को बेच गया, तो वो क्या है कि शेयर्स में चेंज हैंड, मतलब कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो विड्रॉ हो जाते हैं, खुद को विड्रॉ कर देते हैं कंपनी से, लेकिन कंपनी नहीं बंद होती है। दिस इंश्योर्स कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी इन बिजनेस ऑपरेशंस। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यहाँ पे जो शेयर्स हैं इजीली खरीदे जाते हैं, इजीली बेचे जाते हैं। इन द पब्लिक कंपनी शेयर्स कैन बी इजीली बॉट एंड सोल्ड इन द स्टॉक मार्केट। आराम से खरीदो, आराम से बेचो, जब चाहे खरीद लो, जब चाहे बेच दो। शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर देयर ओनरशिप विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। अब जैसे शेयर होल्डर ने शेयर्स खरीदे, अब वो उस ओनरशिप उसके हैंड्स में आ गई, उसने शेयर्स अपने बेच दिए, अब ओनरशिप किसी और के हाथ में चली जाएगी, तो ये कंपनी के एग्जिस्टेंस को इफेक्ट नहीं करता, मतलब कंपनी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे ओनरशिप भी चेंज हो जाए। This provides liquidity and flexibility to investors as they convert their investment into cash whenever required. वो जब चाहे अपने शेयर्स को बेच के कैश लेके निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। लाइक जो हम डीमेरिट्स पढ़ रहे थे सब में, जैसे सोल प्रोप्राइटर में भी हमने एक डीमेरिट देखी थी कि एक बंदा हर जगह प्रोफेशनल नहीं हो सकता है, हर एक फील्ड्स में प्रो नहीं हो सकता है। यही पार्टनरशिप में भी हमने देखा था, लेकिन कंपनी में ये मेरिट है क्योंकि कंपनी की जो मैनेजमेंट है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब स्किल्ड मैनेजर्स अपॉइंट होते हैं, स्किल्ड लोग अपॉइंट होते हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें अपॉइंट किया जाता है कंपनी को चलाने के लिए। The management of joint stock company is handled by the board of directors who are elected by the shareholders. कौन चलाता है कंपनी को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, जिन्हें कौन इलेक्ट करता है? शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं। द डायरेक्टर्स अपॉइंट, अब डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं? मतलब स्किल्ड मैनेजर्स होते हैं ये। अकाउंटेंट, डायरेक्टर्स किसको, डायरेक्टर्स के नीचे भी लोग होते हैं काम करने वाले, जैसे कि बहुत ही स्किल्ड मैनेजर लेके आते हैं, जो स्किल्ड अकाउंटेंट्स, मतलब एक्सपर्ट्स को लाया जाता है ताकि हमारा बिजनेस, हमारी कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर सके। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अब बहुत अच्छी मैनेजमेंट होगी तो उसके क्या क्या फायदे हैं? मतलब हमारी प्लानिंग अच्छी होगी, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, तो अल्टीमेटली कंपनी भी हमारी बहुत अच्छे से ग्रो और एक्सपैंड करेगी और प्रॉफिट्स लेके आएगी।
नेक्स्ट क्या है, पब्लिक कॉन्फिडेंस। जैसे कि कंपनी में क्या होता है, सारा कुछ उसको रिपोर्ट्स वगैरह अपनी पब्लिक को दिखानी पड़ती है, जो भी रिपोर्ट्स हैं। सेकंड, चलिए नेक्स्ट इज पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब पब्लिक कॉन्फिडेंस कैसे, देखो जो भी कंपनी के जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं उनकी, वो सब क्या होती है, पब्लिक में डिस्क्लोज होती हैं, ताकि पब्लिक को पता रहता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्या उसका चलाने का तरीका है एंड ऑल। तो पब्लिक को क्या हो जाता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ वो मतलब अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वो उसकी सारी डिटेल्स देख के तब इन्वेस्ट करता है। A joint stock company is governed by the Companies Act 2013 and must follow the legal formalities such as auditing, disclosure of financial statement and publication of annual reports। ये सब क्या है, ये एक गवर्न की जाती है कंपनीज एक्ट के अंदर, जिसमें कि उसको ये लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी है कि उसको जो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ पब्लिक में डिस्क्लोज करना होता है। Because of government regulation and transparency, people have greater confidence in the company। मतलब पीपल का भरोसा बन जाता है उस कंपनी पे इन्वेस्ट करने से पहले कि हम इसको इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। यही एक फीचर है जिससे फिर क्या फायदा होता है कि ये कंपनी अट्रैक्ट करती है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को और क्रेडिटर्स को। मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इसका सबसे पहला डीमेरिट क्या है, डिफिकल्टी एंड कॉस्टली फॉर्मेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाना एक बहुत ही डिफिकल्ट और कॉस्टली प्रोसीजर है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो किया जाता है। The formation of a joint stock company is lengthy and complicated process। जैसे बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बनाने बहुत ही आसान है, बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसका क्या है, ये सबसे बड़ा डीमेरिट है कि कंपनी को बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। It requires compliance with numerous legal formalities। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। क्या क्या होती हैं? जैसे कि रजिस्ट्रेशन कराना, MOA बनाना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना, प्रोस्पेक्टस इशू करना, obtaining approvals from government authorities। मतलब ये जहाँ पे गवर्नमेंट की बात आ गई वहाँ पे वैसे ही लीगल प्रोसीजर हमारी कंट्री में स्लो हो जाता है। Legal experts and professionals are often required during incorporation, which increases the cost। अब जो लीगल एक्सपर्ट्स और जो प्रोफेशनल्स हैं, इनकॉर्पोरेशन फीस दी जाती है उनको, तो ये सब क्या है, बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है कंपनी को फॉर्म करने का। Therefore, establishing this company is both expensive भी है कंपनी बनाना और टाइम कंज्यूमिंग भी है। मतलब जल्दी इजीली फॉर्म नहीं होती है, मतलब इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट इज एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। इसमें क्या है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 and other laws। The company must follow several rules regarding issue of shares, conduct of meetings, auditing, maintenance of reports and filing of annual reports। मतलब ये जितनी सारे rules and regulations हैं कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है एक रजिस्टर्ड कंपनी है, गवर्नमेंट उसको गवर्न कर रही है, तो गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है। ये वैसे पब्लिक कंपनी के केस में रहता है गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल। Government authorities closely supervise company activity to protect the interest of shareholders and the public। अब जो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज हैं वो टाइमली पूरा चेक रखती हैं उस कंपनी के, ताकि जो शेयर होल्डर्स, जो नॉर्मल पब्लिक है, उनके जो शेयर्स हैं वो, मतलब ऐसा है कि वो कंपनी क्या है, कंपनी अगर डूब रही है, कुछ हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी रिपोर्ट्स पूरी चेक करना, ताकि कोई भी कंपनी घपला ना करे अपने शेयर होल्डर्स के साथ। एक्सेसिव लीगल फॉर्मेलिटीज एंड रेगुलेशन रिड्यूस ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यही एक रीजन है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है तो कंपनी पे, तो कंपनी जो है उसको फ्रीडम नहीं मिल पाती, इजिली फ्लेक्सिबल नहीं है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करने में। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट बनाएगी उसी के अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब देखो
डिले कैसे हो जाएगा डिसीजन मेकिंग? कंपनी में जो डिसीजंस लेते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। बाकी क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी वो सब मतलब आपस में डिस्कस करके ही लेते हैं। सपोज कभी कोई मेंबर नहीं आया तो अब उसके डिसीजन के बिना तो वो डिसीजन क्या हो जाता है, फिर डिले हो जाता है। मतलब जब तक सब सहमत नहीं है तो वो एक पर्टिकुलर डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते। बाकी केसेस में क्या होता था, बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपना डिसीजन, लाइक सोल प्रोप्राइटर था, वो अपना डिसीजन, क्विक डिसीजन मेकिंग था वहां पे, कि अपना डिसीजन जब चाहे तब ले सकता है, तब चेंज कर सकता है। पार्टनरशिप में भी ऐसे था। बट यहाँ पे डिले क्यों जाती, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें भी फॉलो होती हैं। आइए देखते हैं क्या। In a company, important decisions are taken generally by the board of directors or approved in shareholder meetings. Since decision involves, decision कैसे लेते हैं, सबको कंसल्ट करके, वोटिंग प्रोसेस से, एंड कंप्लायंस विथ फॉर्मल प्रोसीजर, पूरा प्रोसेस होता है, फॉलो किया जाता है। द प्रोसेस बिकम स्लो। अब जो ये पूरा फिर डिसीजन लेने का प्रोसेस है वो इसी सारी फॉर्मेलिटीज की वजह से डिसीजन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। क्विक डिसीजंस आर ऑफन डिफिकल्ट इन इमरजेंसी सिचुएशन। चलो ऐसे आपने कोई बिजनेस, अपने कंपनी के लिए कोई भी डिसीजन लेना है, ले सकते हो, पूरा सबको डिसाइड करते। लेकिन ये इमरजेंसी सिचुएशंस में जब आपको क्विक डिसीजन मेकिंग करनी है तो वहां पे एक ही कोई डायरेक्टर तो कर नहीं सकता कि हाँ अपने अकॉर्डिंग उसने डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं कर सकता। उसको सबकी सहमति की जरूरत पड़ती है। तो ये क्विक डिसीजन नहीं हो पाते हैं कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो। और इसी वजह से कंपनी क्या होती है, अपना कोई वैल्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट या कोई अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आई है तो वो उससे छूट सकती है या छूट जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे दोनों अलग अलग है। अब ये डीमेरिट कैसे है, आइए देखते हैं। इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ओनरशिप बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स। ओनरशिप जो किसके हाथ में है, शेयर होल्डर्स के हाथ में है। मैनेजमेंट किसके हाथ में है, डायरेक्टर्स के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है या प्रोफेशनल मैनेजर्स के हाथ में है। अब इसी सेपरेशन की वजह से दोनों अलग अलग हो गए ना। कंट्रोल शेयर होल्डर्स का कोई कंट्रोल तो है नहीं उस पर, शेयर होल्डर्स का है, खाली ओनर्स हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने कैपिटल लगाई है। कंट्रोल कौन कर रहा है, सब डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, कंपनी चला कौन रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे हैं। तो मैनेजर्स में नॉट ऑलवेज वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। समटाइम्स डायरेक्टर्स मिसयूज देयर पावर फॉर पर्सनल बेनिफिट। डायरेक्टर्स जो हैं अपनी पावर्स को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी मिसयूज भी कर सकते हैं। दिस में रिजल्ट, इससे क्या होगा, कंपनी में एफिशिएंसी नहीं आएगी, इनएफिशिएंसी आएगी। मिस यूज ऑफ कंपनी फंड्स, कंपनी के फंड्स अगर उसने पर्सनल यूज के लिए रखे तो वो कंपनी के फंड्स भी मिस यूज हो रहे हैं। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द ओनर्स एंड द मैनेजमेंट। तो इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा किसके बीच में, ओनर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी, जब सब कुछ आप पब्लिक को ही दिखा दोगे, अपनी रिपोर्ट सब कुछ पब्लिक में ही पब्लिश करनी है, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, जो भी अकाउंट्स है, सब कुछ आपको पब्लिक को शो करना ही पड़ता है। तो इसी वजह से सीक्रेसी तो बचती ही नहीं है हमारी कंपनी में, कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं रहता है। A company is legally required to publish its financial statements. ये legally, इसको मतलब ये रूल्स बनाए गए हैं कि इसको पब्लिश करना ही करना है। क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। और भी जो कंपनी में जो भी स्टेटमेंट, जो भी अकाउंट्स उनके फॉर्म होते हैं वो सारा कुछ पब्लिक को उन्हें दिखाना पड़ता है। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको सब एक्सेस कर पाते हैं। कौन कौन, जैसे कि शेयर होल्डर्स के पास भी हैं, क्रेडिटर्स के पास भी हैं, कॉम्पिटिटर्स के पास भी हैं और पब्लिक के पास, मतलब सबके पास इनकी इंफॉर्मेशन रहती है। तो कोई सीक्रेसी नहीं बचती है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, बिजनेस सीक्रेट्स एंड स्ट्रैटेजीज कैन नॉट बी फुली प्रोटेक्टेड। मतलब इस बिजनेस की जो स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं जिससे हमारे बिजनेस में ग्रोथ या एक्सपेंशन हो रही है, मतलब उसको हम कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते हैं, वो सबके बीच में पहुंच जाती है इंफॉर्मेशन। तो इसका क्या करते हैं कॉम्पिटिटर्स, उसकी ही एडवांटेज उठाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या है, जो मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों से कंपनी फॉर्म होती है। तो सब जरूरी नहीं है कि सबका माइंडसेट एक जैसा हो, सबकी सोच एक जैसी हो। जो एक ने बोला वो दूसरे के लिए करेक्ट हो, या जो उसने बोला वो बाकियों के लिए करेक्ट हो। तो इससे क्या होता है,
बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं किसके बीच में, शेयर होल्डर्स के बीच में, डायरेक्टर्स के बीच में, जो भी उस कंपनी को बिलोंग करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन अराइज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्टेड विद द कंपनी, जो भी कंपनी से कनेक्टेड है सबके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। वो कैसे, डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय, ये सब क्या है, ये ग्रुप्स हैं कंपनी के जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। सच कॉन्फ्लिक्ट्स कैन क्रिएट, अब कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे तो ऑब्वियसली बात है मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट होंगी और इसी वजह से हमारी कंपनी की फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब एफिशिएंट फंक्शनिंग, जो पूरी अच्छे तरीके से कंपनी फिर हमारी फंक्शन नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। अब इन लार्ज जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ओनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स आर स्प्रेड अक्रॉस द डिफरेंट प्लेसेस। ये सब क्या है, अब कंपनी एक जगह है, जैसे आजकल आपने सुना ही होगा वर्क फ्रॉम होम बहुत ही कॉमन है। एक कंपनी में कोई काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय कहाँ बैठा है, कोई एम्प्लॉय कहाँ बैठा है, उसका मैनेजर कहाँ बैठा है, सब अलग अलग जगह बैठ के अपने घर से काम कर रहे हैं, या कभी चलो महीने में 1-2 बार मिल लिया ऑफिस आके। अब तो ये क्या है, ड्यू टू लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन किसी के बीच में पर्सनल रिलेशनशिप्स या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो हो नहीं पाता, तो ये इसी वजह से क्या है, लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट है। कोई एक आपस में पर्सनली एक दूसरे को जानता नहीं है, एक दूसरे का कोई भी एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, खाली वो बिजनेस टर्म्स तक ही रह जाता है। एम्प्लॉयज में फील लेस मोटिवेटेड एंड कस्टमर्स में नॉट रिसीव पर्सनल अटेंशन। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज जो है लेस मोटिवेटेड, मतलब वो अपना उसको पता है कि इतना मेरा काम है, मुझे ये काम करके देना है, मुझे अपनी सैलरी लेके निकलना है। तो इससे क्या होता है कि उन्हें कोई मोटिवेशन नहीं आती है कि हाँ मुझे और एफर्ट्स डालने हैं और काम करना है। क्यों? क्योंकि उन्हें वो अपनी वाली फीलिंग नहीं आती कि हाँ ये हमारी कंपनी है, हमें इसके लिए काम करना है। This can negatively affect employee morale and customer satisfaction. ये कैस नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है एम्प्लॉय की मोरल पे भी और कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में भी। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंपनीज को ही कंटिन्यू करेंगे। कंपनीज के छोटे छोटे 2-3 टॉपिक रह गए हैं, हम उसको कवर अप कर लेंगे और हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब आप ये रिवाइज कर लीजिएगा कंपनी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय टू ऑल।